Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, and this is the third lecture of our chemistry series. I hope you have watched earlier two videos so that you can understand better the topics of today. So today's topic is types of changes, reaction rate and chemical equilibrium. So let's start with types of changes. टाइप्स ऑफ चेंजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के चेंजेस देखने को मिलेंगे. एक आपको लगेगा क्या केमिकल चेंजेस और दूसरा आपको देखने को मिलेगा वो है क्या आपके फिजिकल चेंजेस. ठीक है, अब देखो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट केमिकल चेंजेस, अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, ठीक है, तो केमिकल चेंजेस में क्या होगा, केमिकल चेंजेस में जो है वो क्या होगा, या तो एटम्स जो है वो कंबाइन हो सकते हैं, या तो जो एटम्स है वो रीअरेंज हो सकते हैं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई नए मटेरियल का फॉर्मेशन हो. देखो अपन लोग इसको एक एग्जाम्पल से जानते हैं कि अगर मान लो मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन हो रहा है, दूध अगर दही में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कि जो पहले दूध की प्रॉपर्टी थी और बाद में जो दही की प्रॉपर्टी है वो क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट है. इसका मतलब ये तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट आपका बना है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट है. ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपका पहला पॉइंट कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, पूरी की पूरी आपकी डिफरेंट होंगी. ठीक है, तो ये बात तो समझ गए हम कि प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होंगी. प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफ़र करेंगी, सबसे पहली बात. दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो देखो मिल्क से कर्ड का कन्वर्जन जो है वो कैसा प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि मिल्क से कर्ड कन्वर्ट हो सकता है लेकिन कर्ड से वापस से मिल्क का फॉर्मेशन होना पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि एटम्स जो हैं वो क्या होंगे, रीअरेंज हो सकते हैं. एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो सकते हैं या तो फिर एक नया मटेरियल का ही फॉर्मेशन हो सकता है. हमने एक बेस्ट एग्जाम्पल देखा है क्या, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड. मिल्क को जब आप कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो जो मिल्क की प्रॉपर्टी रहती है और जो कर्ड की प्रॉपर्टी रहती है वो कंप्लीटली क्या होती है, डिफरेंट होती है. सबसे पहली बात. दूसरी बात ये कि ये एक प्रकार का इरिवर्सिबल रिएक्शन है. इरिवर्सिबल इसलिए बोला गया है क्योंकि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन कर्ड को वापस से मिल्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकता. ठीक है, और तीसरा आप बोल सकते हो कि केमिकल चेंजेस आर परमानेंट इन नेचर. केमिकल चेंजेस कैसे हैं, परमानेंट इन नेचर है. मतलब कि ये कि वो हमेशा कैसे रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे. मतलब मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन एक परमानेंट प्रोसेस है. कर्ड जो है परमानेंटली बन चुका है. ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मिल्क से कर्ड थोड़े टाइम के लिए बनेगा और वो वापस से दूध में कन्वर्ट हो जाएगा. नहीं, ये पॉसिबल है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो केमिकल चेंजेस में जो तीन चीज़ें आपको याद रखनी वो है क्या, कि प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और तीसरा चीज़ ये कि जो भी चेंजेस आएंगे वो कैसे रहेंगे, परमानेंट इन नेचर रहेंगे. तो एक एग्जाम्पल हमने देख लिया क्या, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का. ये कौन से प्रकार के चेंजेस थे, तो ये एक केमिकल चेंजेस थे. दूसरी चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और वो है क्या, आपके फिजिकल चेंजेस. देखो फिजिकल चेंजेस फिजिकली देखने में, अपीयरेंस में, शेप में, साइज में, ठीक है, डेंसिटी में, वॉल्यूम में, वो कैसे हैं, किस प्रकार के चेंजेस उनमें आ रहे हैं, वो क्या होता है, फिजिकल चेंजेस. अब देखो जैसे फिजिकल चेंजेस की अगर अपन लोग बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, क्या, आपका मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, अगर आइस की मेल्टिंग की बात करते हैं, जब बर्फ़ जो है वो पिघलती है, ठीक है, तो बर्फ़ अगर पिघल रही है तो बर्फ़ पिघल के क्या बनेगा, पानी बनेगा. तो मेरे को एक बात बताओ कि बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ बन सकता है कि नहीं बन सकता है. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि फिज़िकल चेंजेस जो है वो रिवर्सिबल इन प्रोसेस होंगे. क्यों रिवर्सिबल होंगे, क्योंकि वो एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. दूसरा, अब हमने पढ़ा था केमिकल चेंजेस आर
परमानेंट इन नेचर। तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो कैसे हैं भैया, यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो टेम्पररी इन नेचर हैं। कैसे हैं, टेम्पररी इन नेचर है। सिर्फ और सिर्फ इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि उनके शेप, उनके साइज, उनके अपीयरेंस, सिर्फ और सिर्फ यही बस चेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, केमिकल कंपोजिशन आज भी उनका ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी उनका कंपोजिशन क्या होगा, सेम रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस की, तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ 3 बातें। केमिकल चेंजेस अगर है तो एटम में रीअरेंजमेंट हो रहा है, कंबाइनिंग ऑफ एटम हो रहा है, ठीक है, नया मटेरियल बन रहा है। लेकिन वहीं पे अगर बात करोगे फिजिकल चेंज की, तो सिर्फ और सिर्फ उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा, उसका शेप, उसका साइज, उसका वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सब में फ़र्क आएगा, ठीक है। कंपोजिशन आज भी कैसा है, वैसी का वैसी है, ठीक है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, लेकिन फिजिकल चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल। याद क्या रखेंगे, केमिकल में कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, दूध का दही में कन्वर्जन, और फिजिकल में क्या याद रखेंगे आप, मेल्टिंग ऑफ आइस को, ठीक है। तो तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो है क्या, केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, परमानेंट इन नेचर। दूध को दही में एक बार कन्वर्ट कर दिया तो वो परमानेंट है, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, टेम्पररी। बर्फ को पानी बना सकते हो और पानी को बर्फ बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बात किसकी, टाइप्स ऑफ चेंजेस की। अब दूसरी बात करते हैं किसकी, रिएक्शन रेट। रिएक्शन कौन से प्रकार का रिएक्शन होगा भैया, केमिकल रिएक्शन। अब फर्स्ट ही लेक्चर में आपको बताया है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। प्लीज़ का आप कमेंट करें, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक रिवीजन भी हो गया। अब देखो यहाँ पे बात होती है क्या, रेट। अब भैया ये किस चीज़ के रेट के बारे में बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है एक ऐसी स्पीड जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स व्हाट, रिएक्टेंट किस स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को कौन बताता है, आपका रिएक्शन रेट। मतलब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कितने जल्दी कन्वर्ट हो रहा है या कितने कितने उसको टाइम लग रहा है कन्वर्ट होने में, उस चीज़ को जो मेजरमेंट करता है उसको कौन बोलते हैं, रिएक्शन रेट। रिएक्शन का मतलब ही होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, रेट मतलब द स्पीड एट विच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है रेट का, क्या, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्जन होने में, ठीक है, कितना उसका कंसंट्रेशन था, दूसरा चीज़ उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और इसको अगर अपन सिंपल टर्म में आगे देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी किसको गिव राइज कर रहा है, सी प्लस डी। अब यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज कि भैया ये जो कैपिटल में ए और बी है वो क्या है, आपके रिएक्टेंट हैं, जो कैपिटल में जो सी और डी है वो क्या है, आपके प्रोडक्ट हैं। अब आप बोलेंगे ये जो स्मॉल में जो ए है, बी है, सी है और डी है वो क्या है, तो वो आपके होते हैं क्या, स्टियोमेटिक क्या होते हैं, वो आपके कोफिशिएंट कहलाते हैं। ये जो है एक प्रकार के क्या हैं, आपके कोफिशिएंट्स है, ठीक है। ये क्या है, आपके कोफिशिएंट्स है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2a गिव राइज टू b, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये छोटा a है, इसकी छोटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। मतलब कि ये क्या बता रहा है कि a जो है वो ट्वाइस है, और वो किसको गिव राइज कर रहा है, आपके b को। मतलब रिएक्टेंट जो रहेगा वो ट्वाइस है, जो कि गिव राइज कर रहा है किसको, आपके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या है आपको याद रखनी है कि कैपिटल ए कैपिटल बी आर द रिएक्टेंट्स, ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल डी आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उनके सामने जो कैपिटल्स जो स्मॉल में लेटर्स में आपके लिखे हुए हैं, ये ए बी सी डी, वो क्या है, आपके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो यहाँ पे किसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, देखो ए के कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे और बी के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या है, सी और डी। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, माइनस
1/A डी ए और डी टी। अब देखो डी ए और डी टी तो हमको समझ में आ गया कि ए का कंसंट्रेशन अपॉन ए का टाइम, ये आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये ए जो है छोटा ए 1/A के फॉर्म में आया है और साथ ही साथ क्या है, आगे में माइनस का साइन लगा है। ठीक है, तो देखो ये माइनस का साइन सबसे पहले हमको पता करना है, माइनस का साइन क्यों लग रहा है। माइनस का साइन इसलिए लग रहा है बिकॉज रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट कम होते जा रहा है और प्रोडक्ट क्या है, बनते जा रहा है बनते जा रहा है। तो इसीलिए वो कौन सी साइन आई है, देखो दोनों के आगे नेगेटिव की। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप सी और डी में देखोगे जब प्रोडक्ट बन जाता है तो कहीं पे भी नेगेटिव है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड और रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अब ये तो बात हो गई। अब ये बोलता है कि 1/a और 1/b ऐसे ये क्यों लिखा गया है, ये इसीलिए लिखा गया है ताकि वो इक्वल कंसंट्रेशन जो है वो बट जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2a गिव राइज टू b तो आप कैसे लिखोगे। अब देखो इसका मतलब क्या है कि a जो है वो 2 बार है, तो 2 बार है तो कोई भी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा ताकि कंसंट्रेशन क्या निकले, सही निकले। तब ये क्या आएगा, देखो dA/dt, क्योंकि ये तो हमको मालूम है कि d/dt क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन कितना मोल्स में है, कितने क्वांटिटी में है, उस चीज़ को बताना ज़रूरी है। तो इक्वल क्वांटिटी में बांटेंगे इसलिए क्या हो गया है 1/2 और आगे में लगाया है माइनस का साइन जो कि इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड। ये बात तो हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अब ये के क्या है। ठीक है, के जो है आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। के क्या है आपका, कांस्टेंट है। और यहाँ पे ए और बी क्या है, आपके रिएक्टेंट हैं। ठीक है, ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये के आपके कांस्टेंट आ गए, ए और बी रिएक्टेंट, और ये क्या है, उनकी पावर है कि कितने पावर में है, कितने मोलार्स में है, ये चीज़ को ये बताता है। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या कंप्लीट हुआ है, एक रिएक्शन रेट। आपको रिएक्शन रेट में सबसे पहले याद क्या रखना है, रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अब रेट मतलब होता है आपकी स्पीड, मतलब द स्पीड एट विच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रिएक्शन रेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब ये यहाँ पे हमने क्या लिया, ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी। It means what? Here A and B are the reactants, C and D are the products, और जो बच गए A B C D वो है क्या, आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने ये भी बता दिया माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि रिएक्टेंट इज बीइंग रिड्यूस्ड और सी और डी बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए प्लस का साइन, मतलब कोई साइन नहीं। के जो है यहाँ पे क्या है, रिएक्शन रेट का कांस्टेंट है। तो ये तो हो गई बात आपकी क्या, दूसरी बात रिएक्शन रेट की। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, हाँ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होंगी जो समान होंगी, है ना, दो चीज़ें होंगी जो समान। जैसे कि अगर मैं ये लूँ, ठीक है, अगर मैं क्या लूँ, दो बीकर ले रही हूँ मैं, और ये 2 बीकर मैं बोल रही हूँ कि इक्वल क्वांटिटी में क्या है, वाटर डला हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ पे भी वाटर 5 ml है, मान लो यहाँ पे भी वाटर क्या है 5 ml है। इट मीन्स वॉट कि दोनों एक दूसरे के साथ में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, चलो एक चीज़ आपको यहाँ पे एक टर्म समझाते हैं। इक्विलिब्रियम को अगर आपको बताना है तो एक टर्म आपको समझाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कभी कौन सी प्रोसेस के बारे में, डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, और अगर नहीं भी सुना है तो ये हम बायोलॉजी में कवर करने ही वाले हैं। ठीक है, ये क्या होती है, इनमें जो है एक सिंपल फंडे की बात करें। ठीक है, अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल लॉजिक की बात कर रहे हैं कि इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं कि सपोज अगर हमारे पास 2 बीकर है। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, 2 बीकर है, और ये दोनों बीकर जो है एक ट्यूब के द्वारा क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे जो है वाटर है
और यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाटर और सॉल्ट है। ठीक है, ये वाटर प्लस सॉल्ट है और यहाँ पे भी क्या है, वाटर प्लस सॉल्ट है, समझो। तो जब तक के दोनों की मात्रा जो है वो इक्वल नहीं हो जाती तब तक के कौन से स्टेज में नहीं आएगा, वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। इट मीन्स व्हाट, कि जब दोनों की कंसंट्रेशन, जब दोनों जार में जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट है वो जब इक्वल हो जाएगी तब उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे भी लिखा है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जब समय के अनुसार जब वो चेंज नहीं होते हैं, एंड द सिस्टम डज नॉट डिस्प्ले एनी फर्दर चेंजेस इन द प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी जब कोई भी चेंजेस ना आए तब उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रोसेस कहा जाता है। इक्विलिब्रियम नाम से ही बोल रहा है कि क्या होगा, जब दो सिस्टम या फिर जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे, तब उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, किसका दिया है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, दोनों ने मिल के क्या बनाया, 2HI। मतलब कि ये दोनों के कंसंट्रेशन क्या होंगे, समान। जितना रिएक्टेंट आपका है उतना ही आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम के स्टेज में आ जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आई, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब देखो, ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी दो है, क्या है, होमोजीनस और दूसरा क्या है आपका, हीट्रोजिनस। अब देखो यहाँ पे होमो और हीट्रो से मतलब क्या है, होमो मतलब होते हैं समान, सेम। ठीक है, और हीट्रो मतलब क्या होते हैं, डिफरेंट। हीट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। आपको जो है वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। होमोजीनस, होमोजीनस मतलब ये कि जब जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, जब रिएक्टेंट और जो आपका प्रोडक्ट है, जब वो सेम फेज में रहते हैं, फेज से मतलब या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस, तीनों के तीनों जब सेम फेज में रहेंगे तब क्या होगा, वो होमोजीनस इक्विलिब्रियम। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ऑक्सीजन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस, और जो ये आपका निकल रहा है NO2 वो भी क्या है, आपका गैस। तो ये तीनों अगर सेम फेस में है मतलब कि वो कैसा इक्विलिब्रियम है, होमोजीनस इक्विलिब्रियम। वहीं पर अगर हीट्रोजीनस मतलब क्या होगा, कि अगर वो डिफरेंट फेज में पाए जा रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड होता है, और जो बन रहा है वो भी क्या है, सॉलिड। मतलब यहाँ पे जो फेजेस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इफ फेजेस आर डिफरेंट और फिर इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है तब वो हीट्रोजीनस कहलाएगा, जैसे कि उसका नाम ही बोल रहा है। और अगर फेसेस आर सेम और फिर इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है, इसका मतलब इट इज एन होमोजेनस इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो दिस इज द end of this lecture. I hope you like my lecture. Thank you so much.